एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। ये प्रयोगशाला परिचारक, एडीओ, प्री बीएड, प्री डीएड प्रवेश परीक्षा, पुलिस, इन सब के लिए प्रमुख हैं। साथ ही साथ हम जो सेशन देख रहे हैं साइंस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। आज की क्लास में हम लोग साइंस के जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन से विज्ञान के वो चैप्टर्स हैं जिसकी हमको जानकारी आज लेनी है। सामान्यतः जो प्रयोगशाला परिचारक है जिसके लिए आज से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है 9 मई से। हालांकि अभी व्यापम के वेबसाइट पे इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन आपको मैं बता दूं प्रयोगशाला परिचारक की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेस साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे शुरू कर दी गई है। हालांकि इसके लिए जो क्लासेस है वो अगले हफ्ते से शुरू होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो विभिन्न सिलेबस है, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, एमसीक्यू हो या सीजीजीएस हो, वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाई जाएगी और सुव्यवस्थित तरीके से प्रयोगशाला परिचारक 3 अगस्त को टारगेट करते हुए पढ़ाई जाएगी। हालांकि ये वीडियो शिक्षक भर्ती एडीओ को समर्पित है, प्रयोगशाला परिचारक को समर्पित है, तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आज के क्लास में हम लोग जहाँ पे हम लोग थे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा मानव रोग। हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको विटामिन के बारे में पढ़ाया था और विटामिन से संबंधित जो जानकारियां थी वो अब पहुंचाया था। आज की क्लास में हम लोग मानव रोग को समझेंगे कि भाई मानव रोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली मानव रोग होता क्या है, किसे हम लोग मानव रोग कहते हैं। जो मानव होते हैं वो सुचारू रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखे रहते हैं, उनके किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं होती। लेकिन जब मानव के किसी भी अंग में या मानव के किसी भी कार्यों में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसी को हम लोग मानव रोग कहते हैं। सामान्यतः देखते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हम विभिन्न कार्यों को आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु, विषाणु, कवक या कुछ अन्य जो वाहक हैं उसके कारण से हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और जिस तरीके से हमको कार्य करनी चाहिए उस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली अस्वस्थ हो जाती है। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारी है और किस प्रकार से इन बीमारियों को लड़ सकते हैं। आगे के लिए ये भी ध्यान रखा जाएगा कि हमको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए हम किन तरीकों को अपना सकते हैं। तो सबसे पहले जो मानव रोग है ये हमने बताया कि मनुष्य में जो कार्य को बाधित करने वाला कोई फंक्शंस, कोई कार्यवाहक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग जीवाणु, विषाणु, कवक के नाम से। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है मानव का इम्यूनिटी सिस्टम, मानव का प्रतिरक्षा तंत्र। मानव का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है सर? मानव का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये है क्या चीज? एक्चुअली प्रतिरक्षा तंत्र कहने का मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति या रोगों को लड़ने वाला, है ना? कि रोगों को लड़ने वाला कौन है ना? इन जो रोग है इनको लड़ने वाला कौन है, ये प्रतिरक्षा तंत्र कहलाते हैं। मानव शरीर में अगर विषाणु, जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, इन सब आसपास सभी चीजों से हम लोग क्या है, घिरे हुए हैं, तो हमारी बॉडी की बहुत सारे फंक्शन तो ऐसे हैं जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से बेटा त्वचा, जो स्किन होता है, ये प्रमुख रूप से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। कैसे सर? क्योंकि जैसे कि मान के चलो किसी को सर्दी है और सर्दी के बाद कोई छींक रहा है, तो आपके शरीर में जो स्किन है, जो त्वचा है, उन बैक्टीरियाओं को तो ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करने देते नहीं है। आपको पता होगा कि आप नाक में जब सांस लेते हैं, मुंह के थ्रू सांस लेते हैं, या कान, जो गेप है, खाली जगह है, उनके थ्रू ही बैक्टीरिया या जो कवक है ना, ये क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। आपका सबसे बड़ा जो प्रतिरक्षा तंत्र वो तो आपका त्वचा है, जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज को, जो छोटे मोटे वायरस को है ना ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। सेकेंडरी अगर मैं बात करूं बेटा, जो मुख में, जैसे मान के चलो आपने समोसे का सेवन किया, तो जब आप समोसा का सेवन करते हो तो समोसे में, मोमोस में जो बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, तो फूले में रहते हैं, और आपको पता है फूले में तो चारों तरफ से इतने सारे कीटाणु जीवाणु हैं, वो कहीं ना कहीं वहां के वहां पे क्या होता है, चिपक जाते हैं। आपके लार में लाइसोजाइम होते हैं। क्या होते हैं? लार में उपस्थित होते हैं लाइसोजाइम। आपके मुख में है ना, आपके मुंह में जो लार बनता है वहां पे लाइसोजाइम होते हैं, जिसको आप लोग लार बोलते हो। ये लाइसोजाइम जो होता है बेटा,
ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। मुंह में ही जितने भी बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये लाइसोजाइम है, बहुत एक फंक्शन के रूप में कार्य करता है, जो कि बैक्टीरियाओं को तो ऐसे ही नष्ट कर देता है, तो ये भी एक प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। अगर वहां से कोई बैक्टीरिया जिंदा पहुंच भी गया आपके शरीर में, जैसे कि आपने समोसा खाया, मोमोज खाया, है ना, तो आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया पहुंच चुकी है, उसको शरीर के अंदर आपके पाचक रस, इन पाचक रस से HCl का स्त्रावण होता है, आपको पता है, जिसको जठर रस बोलते हैं। इन जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ये जठर रस HCl क्या करता है, इन चीजों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो आपके जो शरीर में जो अमाशय है ना, ये अमाशय में, स्टमक में उपस्थित जो स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी क्या करता है भाई, ये भी आपके रोगों को लड़ने के लिए, बैक्टीरियाओं को लड़ने के लिए पर्याप्त होता है। तो हमने देखा कि अगर आपके आसपास में बैक्टीरिया है, या तो वो स्किन उसको तोड़ मरोड़ देता है, अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। अगर मुख के द्वार से वो अंदर प्रवेश कर भी गया, तो वो मुंह में जो लार होता है, लार में क्या होता है बेटा, लाइसोजाइम, लाइसोजाम उन बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। वहां से अगर बच गया, थोड़ा एक्टिव है, तो कहाँ पहुंच जाता है, HCl जठर रस अमाशय में, वहां जठर रस उनसे क्या करता है, लड़ लेता है। अगर यहां से भी बच गया, एकदम से ढीठ टाइप का बैक्टीरिया है या ढीठ टाइप का वायरस है, तो वो कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है ब्लड में। और ब्लड में मैंने आपको बताया था कि ब्लड में बेटा जो आपके WBC है, लिकोसाइट लिम्फोसाइट, WBC, है ना, WBC जो होता है, WBC के पास पर्याप्त ताकत होती है रोगों से लड़ने की। और ये व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, ये श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं, वो आपके ब्लड में है, और ब्लड की मतलब आपके कार्पल्स में है। वो उन बैक्टीरियाओं को, उन वायरसों को लड़ने के लिए बहुत प्रभावी होते हैं, ठीक है, लड़ने के लिए क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें बेटा, है ना, क्योंकि ये सेशन लंबा चलने वाला है। हमारी ये सेशन चल रही है जो कि स्पेशल ADO के लिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, CG टेट के लिए, पुलिस के लिए चल रही है। लेकिन लाइक मात्र 17 और व्यूज अभी 72 हुए हैं ना, 72 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक मात्र 17। मैं चाहता हूँ कि 50 तत्काल हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, ये ब्लड में जाता है, और ब्लड में WBC जो होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं उन बैक्टीरियाओं को लड़ता है और बड़ी से बड़ी बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि नहीं मरते, इन WBC से जीत जाते हैं, और जब जीत जाते हैं तो ये सीधा लड़ते हैं बेटा एंटीबॉडी से। किससे, एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी, है ना, ये एंटीबॉडी से लड़ते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है सर, एक्चुअली जो एंटीबॉडी होता है बेटा, ये आपके शरीर में या तो स्वयं बन जाता है, या तो आप उसके लिए टेबलेट या सिरप का सेवन करते हो, जैसे कि आपको एंटीबॉडी का टेबलेट दिया जाता है ताकि उस रोग से लड़ा जाता है। एक्चुअली ये जो एंटीबॉडी है, वो उसी का, है ना, मरी हुई एक बैक्टीरिया या वायरस का ही वो जीव का अंश होता है, जो कि बोलते हैं ना, लोहा लोहा को काटता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं बेटा, इसीलिए इसको डाल दिया जाता है, ताकि इन चीजों के सेवन के बाद पूरी तरीके से उन चीजों को मारा जाता है। जैसे ही मान के चलो किसी बच्चे का तबियत खराब हो गया, तो तबियत खराब हो रहा है मतलब वो सभी चीजों से आगे बढ़ चुका है। लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट नहीं कर पाया, जठर रस उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाया, WBC उस बैक्टीरिया या फिर जो वायरस है उसको नहीं लड़ पाया, तब जाके फाइनली एंटीबॉडी का टेबलेट दिया जाता है। वो एंटीबॉडी आपके शरीर में अगर उस चीज का है, आपने वैक्सीन लगाया है, तब तक तो ठीक है, वरना क्या हो जाता है, लड़ जाता है। कोरोना काल की बात करें, तो हमने कोरोना काल में देखा कि कोरोना काल में हम हाथों को सैनिटाइज करते थे, सैनिटाइजर के माध्यम से हाथ को साफ करते थे। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है बेटा, स्किन है ना, हम पूरे तरीके से बॉडी पे सैनिटाइज करते थे, ताकि हमारे जो, अगर हमारे स्किन पे अगर कोरोना के वायरस हैं, तो वो क्या हो सके, कोरोना के वायरस वहीं पे मर जाए। दैट्स क्लियर। अगर यहाँ पे नहीं तो लाइसोजाइम में अगर जाएगा, लाइसोजाइम कहाँ है, मुंह में है, तो याद करो हम लोग उस समय गर्म पानी पिया करते थे, कि भाई तुम कोरोना का किसी के संपर्क में आ गए हो तो तुम गर्म पानी पियो, तुम नींबू डालकर उस चीज को पियो। तो गर्म पानी को गरारा लेने के लिए बोलते थे, याद आया, तो गर्म पानी के गरारा लेने के क्यों बोलते थे, सैनिटाइजर तो आपने कर लिया, गरारा लेने के लिए इसलिए बोलते थे ताकि वो अगर आपके गले में होगा तो लार के माध्यम से वो लाइसोजाइम उसको नष्ट कर देगा। समझ आ रहा है। अगर वो अंदर पहुंच गया बेटा जठर रस में, तो उसको HCl खत्म करेगा, और यहां नहीं लड़ पाया
तो WBC लड़ेगा, और WBC भी नहीं लड़ पाया कोरोना वायरस को, तो कोरोना वायरस को कौन लड़ेगा बेटा? एंटीबॉडी। और आपके पता है सबके शरीर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एंटीबॉडी लगाई गई थी। याद आ रहा है? कोविशील्ड की 2 डोज है ना, डोज 1 डोज 2 अब सबके में लगा होगा जितने भी बच्चे हैं, और कोवैक्सीन की भी है ना, ऑप्शनल था, या तो आप कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन लगाएं। इस प्रकार से आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित किया जाता है। आपको पता है इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? समझ आ गया? प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है बेटा, 2 तरीके से बन सकता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने के लिए 2 अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। ये 2 अलग-अलग तरीके कौन-कौन से हैं, इसको थोड़ा-सा समझते हैं। एक्चुअली जो इम्यूनिटी होती है, जिसको बोलते हैं ना इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता, ये जो प्रतिरोधक क्षमता है या प्रतिरक्षा तंत्र है, ये प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से 2 प्रकार के होते हैं सर? पहला बेटा प्रतिरक्षा तंत्र जो होते हैं, है ना, ये एक होते हैं जन्मजात। क्या होते हैं? जन्मजात, है ना, जन्मजात प्रतिरक्षा जिसको बोल सकते हैं। और दूसरा होता है उपार्जित। चलिए क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सर, कि जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है सर और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। मैं भी लगाया था तो फीवर आ गया था, आएगा है ना, आएगा जब आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन की, क्योंकि भाई एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी जब बॉडी में जाती है तो उसके लिए है लोहा लोहा काटेगी, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी उस टाइप का रिएक्ट करेगा। हो सकता है किसी को बुखार लग गया होगा 1-2 दिन का, है ना, किसी का हाथ पैर दर्द कर रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलता है ना, तो कुछ दिनों के लिए ठीक है। जी सर, इधर कई लोग टपक भी गए थे। नहीं भाई ऐसे कैसे टपक जाएगा यार, है ना, वो डबल डोज इधर उधर का हो जाता है, कुछ तबियत तबियत खराब हो जाता है तभी कुछ दिक्कत होता है ना। कोरोना से बहुत लोग मरे हैं, ठीक है, कोरोना से बहुत लोग मरे हैं, है ना, हालांकि वैक्सीन से बहुत कम यार, है ना, वैक्सीन से बहुत कम लोग मरे थे, लेकिन कोरोना के कारण बहुत लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, मैंने हजारों लोगों को वैक्सीन लगाया है सर, बहुत बढ़िया हरीश, वेरी गुड। ठीक है, एक बार हरीश के लिए भाई क्लैपिंग हो जाए। कोरोना वॉरियर है ये भी, है ना हरीश, जिन्होंने हजारों लोगों को वैक्सीन लगाया है। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। तो प्रतिरक्षा तो आपने समझ लिया कि रोग से लड़ने के लिए जो सिस्टम, जो इन्वायरमेंट चाहिए, उसको हम लोग सर प्रतिरक्षा बोलते हैं। इसके कुछ अंग है, इसके कुछ तंत्र है, जिसको हमने देख लिया। सबसे पहले जो तंत्र है वो आपकी त्वचा है, स्किन है। दूसरा हमने देख लिया क्या? तो दूसरा हमने देखा बेटा आपकी जो लाइसोजाइम है, जो कि गले में लार में पाया जाता है, वो है। तीसरा हमने देख लिया सर कि जो HCl है, जो कि जठर रस से निकलती हुई है। चौथा जो ब्लड में WBC है, RBC नहीं, WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स वे है। और चौथी हमने पांचवी हमने देखा क्या बेटा? एंटीबॉडी जो आपके शरीर बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। जन्मजात कहने का मतलब जो बॉडी में पहले से जो प्रतिरक्षा बनी हुई है, उसको जन्मजात कहते हैं, जन्म से ही। और यहाँ पे एडॉप्टिव कहने का मतलब उपार्जित करने वाला, है ना, उपार्जित करने वाला। जैसे कि आपका जो त्वचा है, ये त्वचा आपका जन्मजात है, तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाएगा, है ना, क्योंकि वो तो आपके जन्म से ही उस प्रतिरक्षा तंत्र का है हिस्सा बन चुका है। दूसरा आपके कार्यकी, कार्यकी मतलब आपका जो बॉडी है, ये भी एक प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करेगा, ये भी हो सकता है। WBC हमने देखा कि WBC भी क्या है भाई, आपको जन्म के साथ आपके ब्लड में देखने को मिल जाता है। ये बेटा इंटरफेरॉन। चलिए इसको समझते हैं कि सर ये इंटरफेरॉन क्या होता है ना, इंटरफेरॉन आपको जानना जरूरी भी है। इंटरफेरॉन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि किसको किसको चिकन पॉक्स हो गया है, चिकन पॉक्स, छोटी माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोटी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब आपको चिकन पॉक्स बोलते हैं, अगर एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो जाएगा, देखिए लाइक अभी तक 31, अभी तक पहुंचा नहीं है 50। अगर किसी को चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है, तो दोबारा चिकन पॉक्स या दोबारा छोटी माता नहीं होती,
क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके बॉडी उसके लिए इंटरफेरॉन बना देता है, और एक बार इंटरफेरॉन बॉडी में बन गया तो दोबारा वो बीमारी आपको कभी नहीं होगी। इसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। दैट्स क्लियर? चलिए, ठीक है। और लगभग लगभग बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को बचपन में एक बार छोटी माता होता है, सभी इसके शिकार होते हैं लगभग लगभग। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो इंटरफेरॉन क्या है? एक बार अगर वो छोटी माता हो गई तो दोबारा आपको छोटी माता, दोबारा आपको चिकन पॉक्स नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं बेटा, उपार्जित क्या है? उपार्जित जो होता है ये दो तरीके से हो सकते हैं। उपार्जित जो होगा ये तो निष्क्रिय प्रणाली का होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा सक्रिय प्रणाली का। कैसी होगा? सक्रिय प्रणाली का। निष्क्रिय कहने का मतलब इनएक्टिव, और सक्रिय मतलब होता है एक्टिव, ठीक है। तो क्या है ये निष्क्रिय, क्या है एक्टिव, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो निष्क्रिय कहने का मतलब ये है, जैसे कि कोरोना काल में आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज आपको बाहर से लगाई गई। तो जब वो क्या था, कोरोना के ही कुछ, है ना, मटेरियल्स थे, उसके आरडीएनए का यूज करके बनाया गया था। तो जब उसी के मटेरियल को आपके शरीर में डोज के रूप में, वैक्सीन के रूप में, टीका के रूप में लगाया जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? शरीर में डाली जाती है। क्या बोल सकते हैं? शरीर में डाली जाती है। जैसे कि कोरोना काल में डाला गया कोविशील्ड, कोविशील्ड। तो कोविशील्ड है कोवैक्सीन, वो कोरोना का ही था, उसको आपके शरीर में डाला गया। तो ये आपने उपार्जित कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। अब आपके शरीर कोरोना कोई बीच में आ जाए ना, क्योंकि डोज तो लग गया है, डोज 1, डोज 2 और बूस्टर डोज, तो कोई भी कोरोना आपके संपर्क में आ जाएगा, आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कोविशील्ड जो कि कोरोना का ही डीएनए का यूज करके, है ना, वो आपके शरीर में डाल दिया गया निष्क्रिय करके। निष्क्रिय करने का मतलब वो मरे हुए थे, जिंदा को तो डाल नहीं सकते। जिंदा कैसे डालेगा? है ना, जिंदा को डालेगा तो फिर हो जाएगा भाई कोरोना आपको। तो मरे हुए कोरोना को, या फिर मरे हुए जो कोरोना के जो डीएनए है या आरएनए है, उसको आपके बॉडी में क्या किया जाता है? डाला जाता है। सक्रिय कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर स्वयं बनाएगा। शरीर क्या करेगा? स्वयं बनाएगा। तो जब शरीर स्वयं कोई चीजों को बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे कि मान के चलो आपको बार बार सर्दी हो रहा है, लेकिन आपने शरीर में ऐसा बना लिया चीजों को, वो शरीर आपके जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसको ऐसे ही लड़ ले रहा है। आपके शरीर स्वयं एंटीबॉडी बना ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? सक्रिय बनाएगा, कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलो कई बच्चों को देखना, थोड़े से धूल के संपर्क में आते हैं, तो धूल के संपर्क में आने के बाद उनको छींक आ जाता है, क्योंकि उस चीज से उसको क्या है? एलर्जी है। या तो थोड़े से मौसम चेंज होता है, थोड़े से ठंडी हो गया, थोड़ी सी गर्मी हो गया, उसकी तबीयत खराब हो जाती। क्यों हुआ? क्योंकि उसके शरीर उस टाइप के माहौल का, उस टाइप के वातावरण का एंटीबॉडी नहीं बना पाया है, उस टाइप के प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बना पाया है। लेकिन कई लोग का ऐसा है, दिन भर घूमते रहता है बाहर में, है ना, कहीं भी चले जाएगा, कहीं भी रह लेगा, कहीं भी सो जाएगा, बाहर में सो जाएगा, बरसात में पानी में भीग जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि उसके शरीर ऑटोमेटिक उसके लिए क्या कर रहा है बेटा? एंटी बना ले रहा है, एंटीबॉडी बना ले रहा है। दैट्स क्लियर? ऐसे बहुत सारे बच्चे या बच्चियां होंगे जो थोड़े से मौसम अगर चेंज हुआ, वातावरण चेंज हुआ, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती होगी। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिन रात घूमते होंगे, लेकिन उसकी तबीयत खराब नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसने एंटीबॉडी बना लिया है। चलिए सर, ये एलर्जी वर्ड यूज किए, वो एलर्जी क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये एलर्जी किसे कहते हैं। तो हमारी प्रतिरक्षा के खिलाफ ओवर रिएक्ट करना, है ना, हमारी प्रतिरक्षा के खिलाफ ओवर रिएक्ट करना। लास्ट है सर, एलर्जी है भाई, कुछ है क्या व्यवस्था? ये एलर्जी है भाई, ठीक है। पूछे जाते एलर्जी क्या है, थोड़ा देर से, है ना। एलर्जी, बहुत सारे लोगों को एलर्जी रहता है। किसी को पालतू जानवर से एलर्जी है, किसी को फूलों की सुगंध से है, किसी को फंगस से है, किसी को धूल के कणों से है, हो सकता है किसी को गर्मी से एलर्जी हो सकता है किसी को मेरे से भी एलर्जी हो सकता है ना। तो बहुत सारे लोग को अलग अलग तरीके से एलर्जी होते हैं, और जब एलर्जी होती है तो हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ओवर रिएक्ट करता है।
है ना। ओवर रिएक्ट करने मतलब भड़क जाता है और उसके कारण से हमको उल्टी हो सकता है, उसके कारण से हमको छींक हो सकता है। ओवर रिएक्ट मतलब शरीर उसको उत्थान मारता है, ठीक है। मतलब आवश्यकता से अधिक रिएक्ट करना क्या कहलाता है, वो प्रति एलर्जी कहलाता है। कैसे समझ सकते हैं इसको, ऐसे समझ सकते हैं बेटा, फिलहाल जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था, है ना। पहलगाम अटैक में जैसे कि है ना, पहलगाम अटैक में क्या हुआ, पहलगाम अटैक में जो आतंकवादी थे, वो जो टेररिस्ट घूमने गए थे, उनके 26-28 लोगों को धर्म के आधार पे अटैक कर दिया, मार दिया गया। जब धर्म के आधार पे इनको मारा गया, तो अभी जो सिचुएशन ऐसा बन गया, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में अफरा तफरी मच गई है। तो मान के चलो ये बॉर्डर है ना, ये क्या है भाई, बॉर्डर, और ये बॉर्डर में इंडिया है। ये कौन सा है, इंडिया, भारत देश है। पूरे सेना लोग क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं भाई। पूरे सेना लोग क्या है, पूरे बॉर्डर में खड़े हुए हैं। अब जब पूरे सेनाओं को बॉर्डर में खड़े करा दिया जाए, है ना, पूरे सेनाओं को बॉर्डर में, जितने भी भारत की सेना है उसको बॉर्डर में क्या कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा, 2 मिनट के लिए सोचो। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान देखेगा कि भाई भारत के लोग अपने बॉर्डर में क्यों सेना लोगों को खड़ा किया है, तो तुरंत कैसा रिएक्ट करेगा, अपने भी जितने भी सेना है उसको बॉर्डर में क्या कर देगा, ला देगा। जाओ तुम लोग भी तुरंत बॉर्डर में जाओ। ये इसी को बोलते हैं रिएक्ट करना, इसे कहते हैं ओवर रिएक्ट करना। हमारा शरीर भी ऐसी करता है। हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र है। आपको फूल की सुगंध मिली या कोई ड्रग्स से या कोई भी चीज खाए हो या फिर धूल के कण है, वो धूल के कण जैसे ही आपके शरीर में गया, आपके तुरंत रिएक्ट करेगा बॉडी। वो तुरंत रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं बेटा, एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने सेनाओं को बोल दिया कि भाई जाओ बॉर्डर में घूमो, और जैसे ही भाई बॉर्डर में घूमने गए, बॉर्डर के किनारे में लग गए, पाकिस्तान तुरंत रिएक्ट करेगा। तुरंत रिएक्ट वो छींक के माध्यम से हो सकता है, खांसी के माध्यम से हो सकता है, वो हो सकता है उल्टी के हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। चलिए, चलो भाई, तो ये क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। बहुत लोगों को होता है, फूलों से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, वायरस से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें इसके प्रकार से हो सकती है। चलिए आगे समझते हैं। मेन मुद्दा है डिसीज को समझना, मेन मुद्दा है बीमारियों को समझना। और जब हम बीमारियों को समझते हैं, तब हम विशेष प्रकार की चीजों को जानते हैं, विशेष प्रकार की चीजों को समझते हैं। एक्चुअल में जो बीमारी होता है बेटा, बहुत ज्यादा डीप इसको पढ़ेंगे कि किस कैटेगरी में हम इन चीजों को डाल पाएंगे। तो बीमारी एक्चुअल में बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो समय के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कुछ बीमारी हुआ, जैसे कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, को तुरंत दस्त लगा, और दस्त ऐसा है कि आपको 2-3 बार दस्त लगा और तुरंत वो अगले दिन क्या हो गया, छोड़ दिया। तो वो तात्क्षणिक समय के लिए होने वाला बीमारी है। कुछ ऐसे भी बीमारी होते हैं जो 2-3 दिन के लिए होते हैं। कुछ ऐसे बीमारी है जो कि जीवन भर चलते हैं, जैसे कि डायबिटीज, शुगर की बीमारी है। आपने देखा होगा बीपी की समस्या है, वो जीवन भर चलती रहती है। डायबिटीज आपके मरते तक खत्म नहीं होगी। कैंसर जैसी भयंकर समस्या है जो कि जीवन पर्यंत तक चलने वाली बीमारी है। तो कुछ समस्या ऐसे हमको देखने को मिला, चाहे वो हार्ट डिसीज की समस्या हो, चाहे डायबिटीज की समस्या हो, चाहे टीबी की समस्या हो, जो कि लॉन्ग टाइम तक आपके शरीर में बना रहता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको समय के आधार पे हम उसको बांट रहे हैं कि सर हमको उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है या सर्दी हो रहा है, ये 2-3 घंटे के लिए हुआ, 4 घंटे के लिए हुआ, 2 दिन के लिए हुआ। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन भर चल रही है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो टीबी हो, इसको लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम इसकी बात भी करते हैं, कुछ बीमारी में हमारी गलती रहती नहीं है, लेकिन हमको बीमारी हो जाता है। इन बीमारियों को बोलते हैं बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली बीमारी, जिसको हम लोग अनुवांशिक बीमारी के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक बीमारी ये होता है कि आपके पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कुछ समस्याएं हैं, वो माता पिता की समस्याएं अब तक अगर चली गई है, इसको अनुवांशिक बीमारी कहते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अभी सभी को कैटेगरी वाइज देखेंगे, समझाऊंगा मैं। और कुछ बीमारी ऐसे होते हैं बेटा जिसको आप उपार्जित करते हो। उपार्जित मतलब एडॉप्ट करते हो, किसी और को हुआ है लेकिन उसके वजह से आपको चला गया। हम यहाँ भी देखेंगे कि कुछ बीमारियां कवक की वजह से होता है, कुछ बीमारी जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, कुछ बीमारी वायरस के कारण से होते हैं। सभी बीमारियों को हम वन बाय वन चीजों को समझेंगे। सर ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स क्या काम है, मैंने पिछले क्लास में बेटा पूरा हार्मोन्स चैप्टर पढ़ा दिया है। आप पिछली क्लास की वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था हार्मोन्स,
दैट्स क्लियर। तो सर्च करना साध्य पीएससी एकेडमी बाय राकेश सर, है ना, कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट साइंस। वहां पे पार्ट 2 में आपको पूरा हार्मोन्स दिखाई देगा, एक एक हार्मोन्स को मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं बेटा यहाँ पे कि चीजों को, डिसीज को किन तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, किन तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बात करूं तो डिसीज को हम 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। कितने तरीके से डिवाइड करेंगे? 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला जो होगा बेटा वो होगा समय के आधार पर। किसके आधार पे? समय के आधार पर। ठीक है, समय के आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। दूसरा हम देखेंगे बीमारी के प्रसार के आधार पे, कि बीमारी किस प्रकार से फैल रहा है, उसका प्रसार कैसे हो रहा है। तो बीमारी के प्रसार के आधार पे भी हम चीजों को क्या करेंगे? समझेंगे, है ना। किसके आधार पे? बीमारी के प्रसार के आधार। तीसरा जो हम लोग समझेंगे वो बीमारी के कारण के आधार पे, कि भाई बीमारी कौन कौन से कारण है, तो इन कारणों को समझेंगे, कारण के आधार पे इसको क्या करेंगे? बांटेंगे। तो तीसरा है कारण के आधार पे। किसके आधार पे? कारण के आधार पे। चलिए, तो 3 कैटेगरी हमने बांटा, समय के आधार पे, बीमारी के आधार पे, बीमारी के प्रसार के आधार पे, और तीसरा हमने बांटा बेटा बीमारी के कारण के आधार पे। समय के आधार पे जब हम इन बीमारियों को बांटते हैं तब हम देखते हैं समय के आधार पे 2 तरीके से हमको बीमारी दिखाई देता है। और वो 2 तरीके से बीमारी कौन सा बेटा? तो पहला है एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। क्या है सर एक्यूट? एक्यूट मतलब होता है तीव्र, है ना, या इसी को बोलते हैं अल्पकालिक। और क्रोनिक मतलब होता है बेटा दीर्घकालिक। ठीक है, दीर्घकालिक और क्या होता है? अल्पकालिक। बीमारी के प्रसार के आधार पे देखते हैं तो हम देखते हैं अनुवांशिक बीमारी और उपार्जित बीमारी। आनुवांशिक और दूसरा होता है उपार्जित, जिसको आप लोग ग्रहण करते हो। अनुवांशिक में आपका कोई नुकसान नहीं, ऑटोमेटिक आपको चली जाती है। और कारण के आधार पे हम लोग बीमारी को बांटते हैं, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से कारक है जिसके कारण से आपको बीमारी होती है। तो पहला है जीवाणु, जीवाणु कारण बीमारी जिसको बैक्टीरिया। दूसरा है वायरस जनित रोग, विषाणु, कवक, हाँ, और है बेटा प्रोटोजोआ। इनके आधार पे हम लोग चीजों को क्या करेंगे? बांटेंगे। चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीजों को बांटेंगे। वायरस, जीवाणु, कृमि से भी पढ़ेंगे। ठीक है, कृमि से भी पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, पूरा कंप्लीट हम इसको पढ़ेंगे। कृमि, कुछ बीमारी ऐसे होंगे जो कृमि से भी होंगे। ठीक है, जनरली बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस चीजों को क्या करेंगे? समझेंगे। चलिए, जो उपार्जित बीमारी होती है बेटा, ये उपार्जित जो बीमारियां होती है, ये उपार्जित बीमारियां भी 2 कैटेगरी में बांटी जा सकती है। कौन कौन से 2 कैटेगरी में बांटी जा सकती है सर? पहला है सर संचरित रोग, और दूसरा है असंचरित रोग। संचरित रोग और असंचरित रोग। ठीक है, समझेंगे अभी एक एक चीजों को कि भाई संचरित क्या होता है, असंचरित क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ ये संचरित जो रोग होते हैं, ये संचरित रोग भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संचरित रोग 2 प्रकार के होते हैं? तो पहला है बेटा संक्रामक रोग, और दूसरा है असंक्रामक रोग। ठीक है, चलिए इन कैटेगरी वाइज हम चीजों को बांट रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, समय के आधार पे तीव्र, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। बीमारी के प्रसार के आधार पे बीमारी फैलता कैसे है, प्रसार कैसे होता है, उसके तरीके से हम लोग 2 तरीके से देखेंगे, अनुवांशिक और उपार्जित। ये जो अडॉप्ट करते हो, जो उपार्जित करते हो, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, संचरित कम्युनिकेबल, असंचरित नॉन कम्युनिकेबल। और ये जो कम्युनिकेबल जो संचरित रोग है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कंटिजेनियस और नॉन कंटिजेनियस, संक्रमक रोग और असंक्रमक रोग। साथ ही साथ कारण के आधार पर देखेंगे भाई किस कारण से हुआ है। कई कारण होंगे, जीवाणु कारण बैक्टीरिया, कुछ होंगे वायरस के कारण से विषाणु, कुछ होंगे फंगस कवक के कारण, कुछ होंगे प्रोटोजोआस के कारण। चलिए वन बाय वन करके चीजों को समझते हैं।
चीजों को जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस प्रकार से इन बीमारियों को हम लोग क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए, लाइक मात्र 46 बच्चे जुड़े हैं, 265। ठीक है, चलिए 55 एकदम से करंट व्यूवर है, बट लाइक मात्र 46। ठीक है, पाप लगेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीव्र बीमारी किसे कहेंगे सर। तो सिंपल सी बात है कि एक्यूट कहने का मतलब यह है कि ऐसी बीमारियां जो कम समय के लिए आए और थोड़े समय के रहने के बाद ये बीमारी चली जाए, ऐसी बीमारियों को तीव्र या अल्पकालिक बीमारियां कहा जाता है। कौन कौन सी बीमारी सर? जैसे कि आपको थोड़ा सा दस्त लगा, आपकी पेट खराब हो गई और थोड़े देर बाद आपको दस्त हुआ और कुछ दिनों या कुछ घंटे में वो दस्त क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसी बीमारियों को बोलते हैं बेटा एक्यूट बीमारी। क्या बोलते हैं? एक्यूट बीमारी। जबकि लॉन्ग टाइम तक रहने वाला बीमारी, जैसे कि मान के चलो आपको टीबी हो गया, आपको हो गया डायबिटीज, जो लंबे समय तक आपको घेरा हुआ है, ऐसी बीमारी आपकी दीर्घकालिक बीमारी कहलाती है। तो इसमें किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए होने वाला बीमारी, दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय तक खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत दिन तक है, ऐसी बीमारी चाहे टीबी हो, चाहे वो है ना डायबिटीज हो, ये दीर्घकालिक बीमारी कहा जाता है। तो ये समय के आधार पर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट है, बीमारी के प्रसार के आधार पे, कि जब बीमारी फैलता है, बीमारी का जब प्रसार होता है तो किस टाइप का होता है, अनुवांशिक और उपार्जित। अनुवांशिक कहने का मतलब जेनेटिक्स बीमारियां, और ये जो जेनेटिक्स बीमारियां है बेटा, ये आपको थोड़ा सा समस्या देता है, ये थोड़े से आपको तंग करते हैं। और ये जो जेनेटिक्स बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे अगर घर में किसी को डायबिटीज है तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को भी डायबिटीज हो। अगर किसी को सिकल सेल की समस्या है तो आने वाले समय पे सिकल सेल की समस्या आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सर वो कौन कौन सी बीमारी है जो कि अनुवांशिक है, उसको थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे अनुवांशिक रोग। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिक रोग। इसको समझेंगे, अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। पूछा जाता है इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग है। तो आपको रेडी रहना है भाई। आपको पता है व्यापम बहुत दंड किस्म का है ना। अब तो ऐसे घुमावदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करो, चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, चाहे सीजी टेट या फिर एडीओ का तैयारी करो, है ना। तो चीजों के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अनुवांशिक रोग को हम लोग जन्मजात रोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जन्म से आपको मिला है, आपकी गलती इसमें कुछ नहीं है। आपके पेरेंट्स की वजह से, आपके जीन की वजह से, आपके जेनेटिक्स की वजह से आप तक ये क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट इस रोल में है बेटा, आपका पहला रोग है सिकल सेल रोग। सिकल सेल कौन सा रोग है बेटा? सिकल सेल। ये क्या है? अनुवांशिक रोग है, ये है जन्मजात रोग। क्या होता है सिकल सेल रोग सर? इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि सिकल सेल हम किसको बोलते हैं। एक्चुअली आपके जो बॉडी है, इस बॉडी में ब्लड है, और ब्लड दो चीजों से मिलकर बनती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, और ब्लड में कॉर्पल्स होते हैं। तो प्लाज्मा के साथ क्या होते हैं? कार्पल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा रुधिराणु। ये मैंने पार्ट 1 में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 1, ये पार्ट चौथा है, यूट्यूब में डली हुई है, आप देख सकते हैं। इस रुधिराणु जो होते हैं, रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं। ये रुधिराणु के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसके बारे में पढ़ रहे थे, और यह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, यहां मैं बात कर रहा हूं आरबीसी। आरबीसी का जो लाल रंग होता है, चूंकि आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका लाल क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा है। इसी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण
आपको जो समस्या होगी वो कौन सी होगी? एनीमिया। इस आरबीसी का जो आकार होता है, आपको मैंने पहले बताया था, गोलाकार होता है, चपटाकार। कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब किसी व्यक्ति को अगर सिकलिंग या सिकल सेल की समस्या है, तो सिकल मतलब होता है हंसिया, तो ये जो ब्लड का आकार गोल है बेटा, ये किसके जैसा हो जाएगा? हंसिया जैसे हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा? हंसिया। छत्तीसगढ़िया आदमी हो, सबके घर में हंसिया रहता है। तो दाई बाबू लोग क्या करते हैं उसमें? सब प्याज को काटते हैं, है ना, आलू काटते हैं, तो बिल्कुल हंसिया तो आप लोग देखे ही होंगे। आरबीसी का आकार कैसे हो जाता है बेटा? हंसिया जैसे हो जाता है। आरबीसी का आकार कैसे हो जाता है? हंसिया जैसे। तो आपको समझ आ चुका होगा कि आरबीसी कहाँ रहता है। तो आरबीसी ब्लड में रहता है, और ये आरबीसी का रंग गोलाकार होता है, आकार गोलाकार होता है, लेकिन ये गोलाकार न रह के कैसा हो जाता है? तो आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? हंसिया का आकार धारण कर लेता है। ठीक है, तो याद रखना है भाई, सिकल के समान आकार ले लेते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हीमोफीलिया, ये भी एक अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया, कौन से फिलिया? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपने हंसिया का आकार तो समझ ही लिया, अब हीमोफीलिया समझ लो। ब्लड से ही संबंधित है, क्योंकि भाई खून का रिश्ता है, बोलते हैं ना घर वाले को, तो खून का रिश्ता है, तो जब अनुवांशिक बीमारी होगा तो खून का ही प्रॉब्लम आएगा। तो खून का प्रॉब्लम कैसे आएगा? एक्चुअली आरबीसी क्या हो जाएंगे? जो आरबीसी है, ये आरबीसी का रक्त में थक्का नहीं जमा होता है। आरबीसी के अंतर्गत फाइब्रोनोजिन और हिपैरिन पाया जाता है। ये आरबीसी जो है रक्त का थक्का नहीं जमा पाता। तो कमेंट करके बताओ, किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ब्लड क्लॉटिंग की समस्या किस विटामिन की कमी से होता है? चलो कल ही पढ़ाया हूं भाई, कल की क्लास कितने बच्चे लोग देखे थे? कमेंट करके बताओ, अब पता चलेगा कौन से बच्चे प्रयोगशाला परिचारक या एडीओ या शिक्षक भर्ती के लिए डेडिकेटेड। ठीक है, किस विटामिन की कमी से आप में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिलती है? चलो बताओ भाई, कौन सा विटामिन है? हिंट कर देता हूं उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विटामिन के। विटामिन जो के होता है बेटा, वो ब्लड क्लॉटिंग को मजबूत करता है। थोड़ी सी चोट आ जाती है तो वो ब्लड बहते रहता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, तुरंत रुक जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन के का सेवन करें। ठीक है, तो रक्त का थक्का क्या होता है? नहीं जम पाता है। इस बीमारी को रॉयल डिसीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज क्यों बोलते हैं? कि जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उसको पहली बार ये बीमारी हुआ था, जिसके कारण से इसको रॉयल डिसीज की समस्या बोला जाता है, और वहीं से पूरी तरीके से आगे बढ़ा। अगला जो समस्या बेटा, वो आपको कौन सा है? वो आपको रंग वर्णांधनता। ठीक है, रंग वर्णांधनता की समस्या। अब ये क्या है सर? रंग वर्णांधनता की समस्या, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। रंग वर्णांधनता, आपके जो प्राइमरी रंग्स हैं, प्राइमरी कलर है, लाल, नीला और हरा। कौन कौन से प्राइमरी कलर है? लाल, नीला और हरा। ये जो प्राइमरी रंग्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो जिस व्यक्ति को रंग वर्णांधनता की समस्या होगी, उनको रेड कलर अच्छे से दिख नहीं पाएगा। इनमें से कम दो कलर को या फिर रंगों की पहचान नहीं कर पाती। तो जिसको रंग वर्णांधनता की समस्या है, किसकी समस्या है? रंग वर्णांधनता की समस्या है। इन तीन कलर में से वो दो कलर को क्या करेगा? नहीं पहचान पाएगा। दो में से, तीन में से दो कलर को, प्राइमरी कलर्स को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसी समस्या क्या कहलाएगी? रंग वर्णांधनता कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड बनाया, ब्लू बनाया और ग्रीन बनाया, तो रेड, ब्लू, ग्रीन में से दो कलर को नहीं पहचानेगा। ऐसे लोग को कौन सी बीमारी है? ऐसे लोग को रंग वर्णांधनता की समस्या है। कैसी समस्या है? रंग वर्णांधनता की समस्या है। तो याद रखना है भाई, रंग वर्णांधनता की समस्या। ठीक है, अगला है भाई थैलेसीमिया।
है ना, ये भी एक बीमारी है और ये भी ब्लड से जुड़ा हुआ है, थैलेसीमिया। इसके बारे में भी हमने जब ब्लड पढ़ रहा था तो भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई थैलेसीमिया क्या है। ठीक है, तो थैलेसीमिया देखा जाए तो एक मानसिक विकार है और इस मानसिक विकार के कारण से जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया हुआ है उसमें आरबीसी का निर्माण कम होता है। तो जब शरीर में या ब्लड में आरबीसी का निर्माण क्या होता है, कम होता है, आरबीसी का निर्माण कम होता है, याद रखना भाई, आरबीसी का निर्माण कम होता है जिसके कारण से ये समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, इस रोग को क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। तो बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि हीमोफीलिया क्या है, थैलीसीमिया क्या है, ठीक है, एनीमिया क्या है, नाम क्योंकि अगल बगल है। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी जिसके कारण से आरबीसी अपरिपक्व, दैट्स क्लियर। थैलेसीमिया आरबीसी का निर्माण ही कम हो रहा है, मतलब आरबीसी जितना बनना चाहिए उतनी संख्या में आरबीसी नहीं बन रही है, तो ये कौन सी समस्या है, थैलेसीमिया। जबकि हीमोफीलियम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिलता है, जो ब्लड का थक्का जमना चाहिए वो ब्लड का थक्का सही से जम नहीं पाता। उम्मीद है कि ये चारों कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। लास्ट में बेटा गंजापन, अगर दादाजी गंजा है, कौन गंजा है, दादाजी गंजे हैं या पापा गंजे हैं, अब मम्मी तो गंजी हो नहीं सकती, है ना, तो गंजा कौन होगा, या तो दादाजी या तो पापा जी। अगर कोई गंजेपन के शिकार फैमिली में है तो हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द केस जेनेटिक्स बीमारी, जो अनुवांशिक बीमारी के तहत आने वाला जो बच्चा है जिसमें क्या होता है समस्या, बाल झड़ जाते हैं। समस्या अगर पूछे जाएंगे तो बाल झड़ जाते हैं भाई, तो ये देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाई, आप खुद गंजा तो हो नहीं, क्योंकि वो आपके फैमिली में वो चीजें चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चली जा रही है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, अनुवांशिक बीमारी ना, तो इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। ये आपको भाई पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई है, इसमें आपका कोई गलती नहीं, बिना मतलब के पिला रहे हो, है ना, तो ये बड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए, तो सिकल सेल, हीमोफीलिया, रंगवर्णांधता, थैलेसीमिया और गंजापन जैसी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब गंजापन भी एक बहुत बड़ी समस्या है देखने को मिल रही है आज के युग में। एक्चुअली जो गंजापन है इसमें क्या होते हैं, जो अलग अलग स्टेप में से जो बाल उगने चाहिए वो सामने में बाल नहीं, तो कहीं साइड में बाल नहीं, कहीं पीछे बाल नहीं। एक उम्र के बाद बाल झड़ेंगे क्योंकि बायोटीन की कमी के कारण, हमने देखा था जब विटामिन पढ़ रहा था तो विटामिन B7 ने बताया था कि बायोटीन की कमी के कारण आपके बाल झड़ते हैं। अगर आप बायोटीन पर्याप्त मात्रा में सेवन करते हैं आपके बाल को कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए आपको अंडे की जर्दी खाने के लिए मैंने बोला था कि पर्याप्त मात्रा में अंडे का सेवन करें, मछली का सेवन करेंगे, बाल कभी नहीं झड़ेंगे। ठीक है, भले नए बाल नहीं होंगे लेकिन आपके बाल बिल्कुल झड़ेंगे नहीं। चलिए, तो ये तो हो गया बेटा अनुवांशिक रोग। वापस आते हैं, अब देखते हैं उपार्जित कौन कौन से हैं, किन बीमारियों को हम उपार्जित करते हैं, किन बीमारियों को एडॉप्ट करते हैं। इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं थी सर अनुवांशिक में, लेकिन हमको बीमारी हो गई। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ बीमारियां जो उपार्जित है, या तो ये कम्युनिकेबल होगा या तो ये नॉन कम्युनिकेबल होगा। सर ये कम्युनिकेबल क्या है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, है ना। संचरित रोग, चलिए चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। आजकल तो नकली बाल लगाते हैं, हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं ना, ट्रांसप्लांट करके बिल्कुल नकली बाल लगाए जा सकते हैं। सही कहा आपने। चलिए वापस आते हैं सेशन में और बात करते हैं भाई कि कौन कौन सी बीमारी जो है कम्युनिकेबल है, कौन सी बीमारी कम्युनिकेबल नहीं है। तो कम्युनिकेबल जिसको हम लोग संचरित रोग बोलते हैं, ये है क्या चीज सर, तो संचरित रोग जो होता है बेटा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। संचरित मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलने वाला। तो कैसे सर, एक्चुअली इसको दो भागों में बांटा गया है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब जो फैलने वाला होगा और असंक्रामक मतलब जो बीमारी नहीं फैलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर इजीली भाषा में बोलूं इन्फेक्टियस,
ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं संचरित रोग में, मान के चलिए संक्रमित रोग में ऐसा है कि एड्स, एड्स जानते हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। क्या मेरे को एड्स है तो कोई मेरे सामने में जो व्यक्ति खड़ा, क्या उसको एड्स हो जाएगा? क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे को मान के चलो पोलियो है तो सामने वाले को क्या पोलियो हो जाएगा? क्या नहीं होगा। अगर मेरे को टीटनेस की समस्या है तो क्या सामने वाले को टीटनेस की समस्या हो जाएगी? क्या नहीं। तो संक्रामक रोग ऐसे बीमारियों को बोलते हैं जो एक व्यक्ति से, मैं यहां पे बात सुनो ध्यानपूर्वक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, इसको बोलते हैं संक्रमित रोग। जैसे कि मलेरिया, मेरे को मलेरिया है तो क्या मेरे जितने ऑफलाइन बच्चे जो बैठे हुए हैं, क्या सबको मलेरिया हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया का वाहक कोई दूसरा है। हाँ, भले मादा एनाफिलीज मच्छर मुझे काटेगी और उसके बाद किसी अन्य जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उसको अगर काट लेती है तो उसको मलेरिया होगा, लेकिन वो मेरे वजह से नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति, मैं व्यक्ति वर्ड यूज कर रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट ये है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाने वाला बीमारी संचरित रोग। असंचरित तो वैसे भी नहीं जाएगा। इसमें लेकिन दो कैटेगरी हो सकता है, एक होगा संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग में ये देखा जाता है कि संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। संक्रामक रोग में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये चीजें फैलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संक्रामक रोग बोलेंगे। जैसे कि कोरोना, कोरोना तो कोरोना कैसा है भाई? कोरोना एक संचरित बीमारी है और एक संक्रामक बीमारी भी है। संक्रमित कहने का मतलब यह है कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा तो संचरित तो होगा ही, है ना। लेकिन संक्रामक क्यों है? क्योंकि मेरे संक्रमण के कारण दूसरे संक्रमण में चला गया। लेकिन मलेरिया, मलेरिया संचरित बीमारी है लेकिन संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं कहने का मतलब वो मेरे थ्रू नहीं फैलेगा, वो मेरे कारण से नहीं फैलेगा। एड्स संचरित है, एड्स एक दूसरे से होता है, संचार होता है, एड्स का संचार होता है, लेकिन वो एड्स मेरे वजह से नहीं हुए, तो वो कैसा है? संक्रामक नहीं है। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, इसको क्लियरली समझते हैं भाई, संक्रामक और संचरित में क्या अंतर है। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। तो सबसे पहले बेटा संक्रामक रोग, और दूसरा है संचरित, कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज, संक्रामक रोग। चलिए, संक्रामक रोग पहले से यहाँ पे लिख देता हूं, समझ आएगा आप लोगों को। संक्रामक रोग वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। क्या हो सकता है? फैल सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? फैल सकता है। ठीक है, कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि कारण में हो सकते हैं आपके वायरस, आपके बैक्टीरिया, कवक। ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकते हैं प्रसार भाई। प्रसार क्या क्या हो सकते हैं? हवा से हो सकते हैं, पानी से हो सकते हैं, भोजन से हो सकते हैं, और होते हैं शारीरिक संपर्क। शारीरिक संपर्क, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं कि आपको जो सर्दी होता है, ये संक्रामक बीमारी है। चेचक, ठीक है, ये सभी बीमारी कैसा है? संक्रामक बीमारी। कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर हम बात करें संचरित बीमारी की, संचरित बीमारी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो संचरित बीमारी को हम लोग डिफाइन करेंगे जो एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। हो सकते हैं इसके कारण आनुवांशिकता या जीवन शैली, प्रसार, जैसे कि मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग। चलिए अब आपको और क्लियरली समझ आएगा जब दोनों चीजों को हम लोग अगल बगल करके समझाएंगे। करने से चीजें क्या होती है हमको समझ आती है, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। चलिए सभी यहाँ पे याद याद रखना है कि जितने भी संक्रामक रोग हैं वो संचरित रोग हैं। जितने भी संक्रामक रोग होंगे वो संचरित रोग होंगे। एक्चुअली ये देखा गया कि संचरित रोग में संचार तो होता है, फैलता तो है, संचार तो होगा, लेकिन वो व्यक्ति के थ्रू नहीं फैलेगा। किसके थ्रू नहीं फैलेगा? व्यक्ति के थ्रू नहीं फैलेगा। हालांकि ये अनुवांशिकता जीन के थ्रू हो सकता है, जीवन शैली के थ्रू हो सकता है। जैसे किसी को डायबिटीज है, मधुमेह है, तो हो सकता है मधुमेह अगर मैं हूं, मेरे को डायबिटीज शुगर है ना, अगर मेरे को डायबिटीज है, मधुमेह है, तो मेरे मैं किसी के भी संपर्क में आ जाऊं, सामने वाला लाख कोशिश भी कर ले लेकिन उसको डायबिटीज नहीं होगा। अगर मेरे को कैंसर है तो सामने वाला लाख कोशिश भी कर ले, उसको कभी भी कैंसर होगा ही नहीं। मेरे को अगर हृदय रोग की समस्या है, हार्ट की समस्या है, तो सामने वाला कितना भी कोशिश कर ले, सामने वाला मेरे से गले मिल ले, सामने वाला मेरे से हक कर ले, चाहे सामने वाला जो भी करना चाहे कर ले, लेकिन पॉसिबल नहीं है। फलो मिला ले, है ना, साथ में बैठ के खाना खा ले, लेकिन वो कुछ भी करने से ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा बीमारी उस पर बीमारी में फैले। लेकिन दूसरी तरफ संक्रामक रोग, संक्रामक रोग बेटा वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। इसके कारण वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, भोजन भी हो सकता है, और शारीरिक संपर्क भी हो सकता है। जैसे हम लोग एड्स में देखेंगे, है ना, सर्दी देखेंगे, चेचक देखेंगे, तो विभिन्न बीमारियां जो हो सकती हैं। चलिए इसके लिस्ट आपको बता देता हूं, कौन कौन सी बीमारी जो है वो संचरित बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी जो है आपके अलग अलग कैटेगरी की बीमारी है। तो सबसे पहले आपको मैं संचरित रोग का लिस्ट बताता हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि संचरित रोग कौन कौन से रोग संचरित, संचार होने वाला बीमारी। तो चेचक, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा, है ना, वो सिर्फ जाएगा कारणों से। दूसरा बेटा डेंगू, डेंगू भी संचरित रोग है, लेकिन एडिज मच्छर के काटने से होगा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी होगा लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी नहीं जाएगा। लेप्रोसिस, कुष्ठ रोग, ये भी संचरित रोग है लेकिन व्यक्ति से कभी नहीं जाएगा। मलेरिया, ये भी एक संचरित रोग है लेकिन व्यक्ति के काटने से कभी भी किसी को मलेरिया नहीं होगा। टीबी, टीबी भी कभी भी किसी व्यक्ति के संपर्क में टच करने से, हलो मिलाने से, है ना, कभी भी किसी व्यक्ति को टीबी नहीं होगा। टिटेनस, टिटेनस जो है ये कभी भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होगा। टाइफाइड भी एक साल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है लेकिन यह भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होगा। एड्स, है ना, और आपका पोलियो, इसको भी देख लो भाई, एड्स और पोलियो, ये सभी के सभी कैसे हैं? संचरित रोग हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल संचरित रोग। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं। लगभग सभी बच्चों को पता है कि एड्स क्या है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एड्स को लेकर समझाता हूँ। एक्चुअली जो एड्स है वो एक संचरित रोग है लेकिन संक्रामक नहीं है। हम संक्रामक तभी बोलेंगे उसको भाई जब वो मेरे द्वारा से फैलेगा, मेरे थ्रू क्या होगा? फैलेगा, लेकिन मेरे से बात करके हवा पानी से वो चीज नहीं फैलेगी। उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर मेरा ब्लड चला गया या मेरा स्पर्म चला गया, तब के कंडीशन में किसी व्यक्ति क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। लेकिन मेरे से क्या हलो मिलाने से क्या आपको एड्स हो जाएगा? क्या नहीं। मेरे साथ खाना खाने से क्या हो सकता है? एड्स नहीं हो सकता। तो ये एड्स भले फैलता जरूर है
लेकिन फैलने के कारण इसको इस संचरित हो रहे हैं। संचरित मतलब संचार होने वाला, लेकिन ये किसी व्यक्ति के कारण से नहीं, किसी कारण के वजह से, किसी वजह की वजह से फैलता है। तो वजह कौन सा बेटा? वो वजह है आपका HIV वायरस। वजह कौन सा है? HIV वायरस। HIV वायरस के कारण से होता है। जैसे यहाँ टाइफाइड है, तो टाइफाइड फैलने वाला है, संचरित होने वाला है, लेकिन अगर मेरे को टाइफाइड है तो मेरे साथ जो है उसको कभी टाइफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भले टाइफाइड फैलता है, लेकिन टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया। तो ये साल्मोनेला टाइफी के कारण से होगा, ना कि मेरे कारण से होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से संचरित रोग हैं, कौन कौन से संक्रामक रोग हैं। एक्चुअली देखा गया कि जितने भी संचरित रोग हैं, अगर इसकी मैं ग्राफ बना दूं तो सभी संक्रामक रोग, जितने भी संक्रामक रोग हैं वो सभी के सभी क्या है भाई? संचरित रोग है। ये लो भैया, लेकिन सभी संचरित रोग संक्रामक रोग नहीं है। चले कोरोना बताओ, कोरोना कैसा है? कि कोरोना, कोरोना कैसा बीमारी है? संचरित है कि संक्रामक है? चलिए कोरोना बता दो, फिर समझ आ जाएगा। कोरोना संचरित है, क्या संचार होता है, फैलता है? या ये देखा जाएगा संक्रामक में कि भाई संक्रामक मतलब एक व्यक्ति के थ्रू फैला है कि नहीं फैला है? चलिए क्वेश्चन पूछूंगा तो क्लियर हो जाएगा। संचरित है कि संक्रामक है? दोनों है, वेरी गुड, है ना? दोनों है भाई। कैसे सर? संचरित किस लिए? क्योंकि इसका संचार हो जाता है। तो संचार मतलब भाई संचार तो होगा ही, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो फैला था, तभी तो पूरा कोरोना फैला था ना, तो संचरित तो है। अब संक्रामक करने का मतलब, संक्रामक मतलब उसके वजह भी वो व्यक्ति होना चाहिए। तो मेरे संपर्क में कोई व्यक्ति आ गया, उसको 100% कोरोना होगा, इसलिए क्या है? ये संक्रामक भी है। क्या है? संक्रामक। तो संक्रामक में याद रखा जाता है कि क्या उस व्यक्ति के वजह से हुआ, क्या फैलने के कारण उसको संचरित, लेकिन उस व्यक्ति के वजह के कारण उसको क्या बोलेंगे? संक्रामक बोलेंगे। चलिए अगला बताना है मलेरिया। चलिए मलेरिया बताओ बेटा, मलेरिया संचरित है कि संक्रामक है? मलेरिया संक्रमित है कि संचारित है? मलेरिया, मलेरिया बता दीजिए, मलेरिया कैसा है? मलेरिया याद रखना, मलेरिया का संचार होता है मादा एनाफिलीज की वजह से। तो मलेरिया कैसा है? संचरित है। लेकिन यदि मेरे को मलेरिया है तो सामने वाले को मलेरिया होगा नहीं, चाहे मैं उसके साथ बैठ के खाऊं चाहे बैठ के पीऊं, उसको बिल्कुल संक्रामक नहीं होगा। तो ये संक्रामक नहीं है। तो मलेरिया सिर्फ संचरित है, मलेरिया फैल सकता है, लेकिन ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ आई होगी कि संक्रामक क्या है, संचरित क्या है। संचरित मतलब फैलने वाला, स्पष्ट रूप से क्या? फैलने वाला। फैलने वाली जितनी भी है वो सभी के सभी संचरित है, जितनी भी फैलने वाली है। लेकिन संक्रामक मतलब होता है व्यक्ति के कारण फैला हुआ, व्यक्ति की वजह से, व्यक्ति के कारण से फैला हुआ। तो सभी जितने भी संक्रामक रोग हैं, सभी संक्रामक रोग क्या है? संचरित रोग हैं। लेकिन सभी संचरित संक्रामक रोग नहीं है। ये लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। ये लाइन क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। एक बार पुनः बता दूं कि साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, और जो बच्चे साइंस को बेसिक NCERT के तहत फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी और जियोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान, बायोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हो, साथ ही साथ 4000 MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाएंगे और स्पेशल इस साइंस की बैच को आप परचेस कर लेंगे। फिलहाल अभी इसकी फीस मात्र और मात्र 899 कर दिया गया है। 899 रुपये में बैच परचेस कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी होगी।
अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और स्पेशल विज्ञान की बैच आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो साध्य पीएससी एकेडमी आपको प्रयोगशाला परिचारक के लिए, है ना, जस्ट अभी अगले हफ्ते से ही एक नई बैच, फ्रेश बैच, जहाँ पे भूगोल, छत्तीसगढ़ और साइंस की क्लासेस सुचारू रूप से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस अपने क्लास पे समझते हैं भाई। साथ ही साथ आपको सीजी टेट की भी क्लासेस देखने को मिल रही है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर कोई सीजी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 12 मई से एक टीम गठित किया गया है, सीजी टेट स्पेशल विषय विशेषज्ञ की टीम, जहाँ पे सीडीपी, इंडियन जीएस, साइंस इन्वायरमेंट, हिंदी, मैथ्स, इंडियन जीएस, अलग अलग टीचर्स, इंग्लिश, है ना, अलग अलग टीचर्स के माध्यम से आपको पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग तैयारी कराई जाएगी। जहाँ पेपर 1 की फीस कितनी है भाई? तो पेपर 1 की जो फीस है वो मात्र और मात्र 999 रुपया रखा गया है। चलिए चलिए, तो आपने संचरित रोग समझ लिया, संक्रामक मतलब जो नहीं फैलने वाला है। असंचरित मतलब नॉन कम्युनिकेबल रोग, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। जैसे कि मान के चलो मेरा किडनी फेल है, तो क्या मेरे सामने में तुम लोग आओगे तो तुम्हारा भी किडनी फेल हो जाएगा क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो किडनी किसी का फेल हो गया है तो उसकी पर्सनल समस्या है, वो कैसा समस्या है? असंचरित, उसका संचार नहीं हो सकता, है ना, कैसी समस्या है? असंचरित, उसका संचार पॉसिबल नहीं है। मान के चलो मेरे को कौन सी समस्या है सर? निकट दृष्टि दोष की समस्या है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब दूर की चीजें मुझे दिखाई नहीं देती, या मुझे दूर दृष्टि समस्या है जहां पे मुझे निकट की समस्या हो सकती है। तो क्या अगर मुझे निकट दृष्टि दोष की समस्या है तो क्या मेरे संपर्क में तुम लोग आओगे तो तुमको भी क्या वो समस्या हो सकती है? नहीं होगी ना भाई। अगर मेरे को ये समस्याएं हैं और आपको नहीं हो रही है, जैसे मेरे को डायबिटीज की समस्या है, एलर्जी है, जैसे कि मान के चलो मेरे को धूल से एलर्जी है, तो हो सकता है आपको ना हो। तो मेरे को जब एलर्जी है तो तुमको भी एलर्जी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो बिल्कुल वो कम्युनिकेट नहीं हो सकता। तो ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि फैलने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलने वाला रोग अगर कौन कौन से असंचरित रोग है सर, तो बता देना, कैंसर है, किडनी फेल है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, हार्ट अटैक, मोटापा। तो जैसे मैं बहुत मोटू हो जाऊंगा तो क्या मेरे संपर्क में आओगे तुम लोग भी मोटू हो जाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना, थोड़ी मोटू हो जाओगे। तो ये क्या कहलाएगा? असंचरित रोग। क्या कहलाएगा? असंचरित रोग। मेरे को निकट दृष्टि दोष होते जा रहा है, कोई बात नहीं दिव्या, है ना, इसके लिए क्या करना है? विटामिन ए का सेवन करना है। मैं बताया था ना कल, विटामिन की क्लास में क्यों पढ़ाया था? यही तो है ना, विटामिन की क्लास में आपको यही सिखाया क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। चलिए, अगला जो है वो है कारण के आधार पे। किसके आधार पे? कारण के आधार पे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। जहां पे हम समझेंगे कि भाई जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। कौन कौन से विषाणु जनित रोग हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवाणु के कारण से होने वाले बीमारी कौन कौन से हैं, फिर हम देखेंगे विषाणु जनित रोग। चलिए भाई, जीवाणु जनित रोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से जीवाणु जनित रोग हैं? अच्छा, आजकल एक नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि है ना, लंबे एग्जाम से मैंने देखा कि भाई कौन कौन से एसटीडी, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। एसटीडी, है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्स के ट्रांसफर से होने वाली बीमारी कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स में इसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। चलिए, ये देखा गया।
ठीक है, सेक्स से फैलने वाला रोग एसटीडी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन से एसटीडी डिसीज हैं, कौन कौन से एसटीडी है ना प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है एड्स, है ना। एड्स के बारे में पढ़ेंगे जब वायरस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्स के कारण से होने वाली बीमारियां, सेक्स से फैलने वाली बीमारियां, जिसमें सबसे ज्यादा है सेक्सुअल संबंध के कारण एड्स की बीमारियां। आगे तो एड्स के बारे में पूरा आपको पढ़ाऊंगा जब आपको वायरस पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि ये वायरस के कारण से होने वाला है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ठीक है, मोबाइल नहीं होगा भाई, मोबाइल कैसे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिम्फिलिस, और एक है आपका गोनेरिया। गोनेरिया की समस्या है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या है थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ भाई। तो सबसे पहले एड्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो कि पूरी तरीके से बॉडी में ब्लड के संपर्क में आने से या स्पर्म के संपर्क में आने से फैलने वाला सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज है। फिलहाल अभी हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पढ़ रहे हैं, तो सेक्स के कारण से होने वाला सबसे ज्यादा बड़ा बीमारी है वो है एड्स। एड्स आपको तभी होगा जब आप दो व्यक्ति संपर्क बना रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति संपर्क बना रहे हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति में एचआईवी वायरस है, कौन सा वायरस मैं बोल रहा हूँ, एचआईवी। अगर दो में से किसी एक व्यक्ति को एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस के कारण जब सेक्स के कारण स्पर्म का लेन देन होता है, स्पर्म जब हमने देखा था है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन में कि कैसे शुक्राणु अंडाणु से मिलता है ना, जो स्पर्म है वो ओवम से मिलता है। तो उस समय जो एचआईवी है वो बॉडी में चली जाती है या चले जाता है, जिसके कारण से एड्स की समस्याएं होती है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से होता है। वायरस का नाम क्या है भाई, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, तो वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस सी वायरस है। हेपेटाइटिस सी भी आपके सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से फैलता है, ये भी एसटीडी हार्मोन्स है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से है। सिफिलिस की समस्या देखने को मिल रही है, सिफिलिस भी एक समस्या है ना। कौन समस्या है, सिफिलिस। ठीक है, ये जो सिफिलिस है बेटा, ये सिफिलिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि सेक्स के कारण फैलने वाला है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको सिफिलिस ही बोला जाता है। ठीक है, सिफिलिस क्या है सर, सिफिलिस भी जैसे एड्स है वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को सिफिलिस की समस्या है, किसकी समस्या है, सिफिलिस की समस्या है, तो सिफिलिस की समस्या में देखा जाता है कि उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो घट जाती है। 2 दिन में तबियत ठीक होना चाहिए वो 4 दिन में हो रहा है, 5 दिन में तबियत ठीक होना चाहिए वो 10 दिन में हो रहा है। तो जैसे एड्स में जो समस्याएं देखने को मिलती है, वो सिफिलिस जैसा रोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना भाई, सिफिलिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या सिफिलिस का इलाज संभव है, बिल्कुल हाँ, सिफिलिस का इलाज संभव है। आप चाहे तो सिफिलिस का इलाज कर सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल बैक्टीरियल संक्रमण है, बिल्कुल। होता क्या है सर, तो होता कुछ नहीं है, स्पेशली ये पुरुष के जो जननांग है, तो पुरुष के उस जननांग में क्या होता है, लिंग में दर्द करेगा, और एक ऐसा दर्द जो कि जिसमें घाव भी हो सकता है जननांग में, और घाव के कारण से छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं, या फिर योनि में, है ना, फीमेल में योनि में दर्द होगा, है ना। 2-3 सप्ताह तक ये चैंकर फील होगा, है ना, झुंझुनाहट फैल होगा, और इस चैंकर की वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चैंकर मतलब 2 से 6 सप्ताह पे देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है भाई, है ना, जिसके इलाज संभव है।
बिल्कुल इसको अनदेखा नहीं कर सकते, इसके कारण से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके नर्वस सिस्टम, आपकी याददाश्त जो शक्ति है वो शक्ति घट सकती है। अगला है गोनेरिया। गोनेरिया भी क्या है? आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी डिसीज है। एक्चुअली जो एसटीडी डिसीज है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जहां पे गोनेरिया में क्या होता है, गोनेरिया में जो फीमेल्स के जो जननांग है या जो मेल के जननांग है, शिश्न या फिर वजाइना, उन वजाइना से या शिश्न से छोटे छोटे बूंद बूंद में, है ना, स्पर्म या ओवम निकलते रहते हैं। तो बिना मतलब का ओवम निकलना, बिना मतलब का, है ना, छोटी छोटी व्हाइट वन का निकलना, ये क्या कहलाता है? गोनेरिया की समस्या कहलाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के माध्यम से ही आपके जो स्पर्म है या फिर आपके ओवम है वो बाहर क्या होते हैं? निकलते रहते हैं, है ना। तो आपके स्पर्म का निकलना, बिना मतलब का ओवम का निकलना, ये आपके गोनेरिया जैसे बीमारी के संकेत देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये एसटीडी बीमारी, अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन से एसटीडी बीमारी नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसटीडी बीमारी इनमें से कौन कौन से है: सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। जीवाणु जनित रोग। ठीक है, कि भाई जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से जीवाणु जनित रोग है, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है भाई? तपेदिक। हम पहले पढ़ लेते हैं तपेदिक, जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में बोल देते हैं क्षय रोग, और शॉर्टकट में बोल देते हैं बेटा टीबी। क्या बोल देते हैं? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तपेदिक की समस्या क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये टीबी एक प्रकार के संक्रामक रोग है जो कि मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लंग्स को, है ना। आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है तो अभी तो फिलहाल टीबी का इलाज पॉसिबल है ना। टीबी को आप बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। और जो कि टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, नाम पूछ देता है भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इसी कारण से इसका नाम टीबी रखा गया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये क्या है? ये एक प्रकार के जीवाणु है, और इस जीवाणु के कारण से ही आपको जो समस्या देखने को मिलता है, वो कौन सी समस्या देखने को मिलता है? ये टीबी की वजह से दिखने को मिलता है। ये छोटे छोटे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके शरीर में, जब आप खांसते हैं, खांसी आता है तो मुख से ब्लड को बाहर कर देता है, आपके शरीर में चेस्ट में दर्द महसूस कराता है, और जब आपके चेस्ट दर्द होते हैं तो भयंकर बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। हालांकि एक गवर्नमेंट की मिशन इंद्रधनुष नाम की योजना चलती है, आपने सुना भी होगा मिशन इंद्रधनुष, है ना। कौन सा नाम है भाई? मिशन इंद्रधनुष। और ये मिशन इंद्रधनुष के तहत, मतलब 7 स्पेशल कैटेगरी के बीमारियां हैं जिसको मिशन इंद्रधनुष के तहत ठीक किया जाएगा। और इसके लिए 2025 को टारगेट रखा गया है कि पूरे भारत में 2025 तक जितने भी टीबी के मरीज हैं उनका हम लोग इलाज करेंगे, और आने वाले समय पे किसी भी व्यक्ति को टीबी की समस्या ना हो। मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो जीवाणु है उसको हम लोग नष्ट करने की बात कही गई है। तो आपको याद रखना है बेटा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत टीबी को खत्म किया जा रहा है, और 2025 तक हम जितने भी टीबी रोग के मरीज हैं उन सबको ठीक कर देंगे, या ठीक करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको दवाई देंगे, टेबलेट देंगे, क्योंकि वे भाई इसके, है ना, इलाज पॉसिबल है, क्योंकि हमने इसके जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी खोज कर ली है। तो पूछा जाता है कि टीबी किस अंग को प्रभावित करेगा? तो किस अंग को प्रभावित करेगा? फेफड़े को प्रभावित करेगा, लंग्स को प्रभावित करेगा। इसके वाहक क्या है? तो वाहक में याद रखना है कि ये जीवाणु वाहक है, मतलब ये बैक्टीरिया के कारण से होने वाला रोग है। तीसरी बात याद रखना है, उस जीवाणु का क्या नाम है? तो उस जीवाणु का नाम है मैक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ट्यूबरक्लोसिस कैसे याद रख लेना?
टीबी से याद रखना ट्यूबरक्लोसिस, और माइकोबैक्टीरियम वो बैक्टीरिया है बेटा, है ना, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मिशन इंद्रधनुष के तहत 2025 तक जितने भी टीबी के मरीज हैं उस सबको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको टीबी के बारे में जानकारी मिली होगी। ठीक है जी सर, मैं देखी हूँ, क्या देखे हो भाई। चलिए अगला जो कि विशेष प्रकार की बीमारी है, वो विशेष प्रकार की बीमारी कौन सा है भाई, वो है आप सबके फेवरेट टाइफाइड। बहुत लोग को टाइफाइड होता है, इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में भले ही टाइफाइड बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा मियादी बुखार। क्या बोलते हैं, मियादी बुखार, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं आंत्र ज्वर। क्या बोल देते हैं, आंत्र ज्वर। तो याद रखना है, टाइफाइड जिसको जीवाणु जनित रोग है ना, कैसी रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जिसको हम लोग बोल देते हैं। और ये किस जीवाणु से होता है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाई जो टाइफाइड है ये किस जीवाणु के कारण से, किस जीवाणु कारण से फैलता है। तो टाइफी साल्मोनेला करके है ना, एक आता है, नाम क्या है, टाइफी साल्मोनेल, या फिर साल्मोनल टाइफी भी बोल सकते हैं। और ये साल्मोनल टाइफी के कारण से आपको टाइफाइड या आंत्र ज्वर या मियादी बुखार की समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए जो अंग प्रभावित होता है वो आपके आंत, है ना, इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत को प्रभावित करते हैं, आपकी पाचन शक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है भाई, छोटी आंत और बड़ी आंत पे बिल्कुल प्रभावित करेगा। सर कैसे फैलता है, तो आप गंदे भोजन और पानी का सेवन ना करें। ठीक है, कहीं कभी पानी नहीं पीना है, या कहीं कभी खाना नहीं खाना है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं जवान में, हम लोग कहीं भी दोस्ती यारों के साथ पानी पी लेते हैं, है ना, कहीं गुपचुप खा लिए, मोमोज खा लिए, समोसा खा लिए, कहीं कभी पानी पी लिए, कहीं से भी गुपचुप मोमोज खा लिए, तो वहां पे अगर उस पानी में या उस भोजन में साल्मोनेला टाइफी के अंग है ना, जीवाणु है, तो आपको क्या कौन सी समस्या होगी भाई, आपको जीवाणु जनित रोग, एक बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड, ये समस्या आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको टाइफाइड के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। चलिए अगला जो बीमारी बेटा उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अगली जो बीमारी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा है, हैजा। कौन सी बीमारी है, हैजा। ये भी एक संक्रामक रोग है हैजा। और जब हैजा होता है तो ये जीवाणु के कारण से होता है, और ये गंभीर डायरिया और उल्टी को प्रभावित करता है। एक्चुअली जब आपको हैजा होता है तो बोबियो कोलरी, है ना, एक जीवाणु है, इस जीवाणु का नाम क्या है भाई, बोबियो कैलोरी। कॉलरा बोलते हैं ना, तो कॉलरा से याद रखना कैलोरी। तो बोबियो कैलोरी ये एक स्पेशल कैटेगरी का जीवाणु है। ये बोबियो कैलोरी जो है, या कॉलरी इसको बोल सकते हैं, ये बोबियो कॉलरी जो है, ये आपके बॉडी में चला जाता है और आपके शरीर में डिहाइड्रेशन और ऐंठन जैसी चीजें, है ना, और बॉडी में ऐंठन पैदा करता है। क्या पैदा करता है, ऐंठन पैदा करता है। और ये विशेष प्रकार की जो बीमारियां हैं, ये आपके बॉडी पे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया से चल रही थी, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म करने का कार्य करता है। तो जितने भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उन सबको ये प्रभावित करता है। नाम क्या है भाई, हैजा। नाम क्या है, हैजा। तो याद रखना बोबियो कैलोरी, क्या है, बोबियो कॉलरी, ये जीवाणु जनित, है ना, एक रोग है हैजा। उसके बाद अभी पढ़ेंगे बेटा निमोनिया, और निमोनिया के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि निमोनिया क्या चीज है सर। निमोनिया, चलिए निमोनिया के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये निमोनिया क्या है। ये भी आपके लंग्स को प्रभावित करता है ना, किसको प्रभावित करता है, लंग्स को, आपके फेफड़े को। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और जब आपको हैजा होता है, क्या होता है, हैजा होता है, चलिए क्या हो गया, नहीं 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 नहीं,
ठीक है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्लास अभी चलेगा, चलेगा चलेगा। ठीक है, ठीक है। जीवाणु कौन सा भाई? स्ट्रेप्टोकोकस। न्यूमोनिया। ये ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है, ये आपके बॉडी में लंग्स को प्रभावित करेगा, फेफड़े को प्रभावित करेगा, जिसके कारण से आपको ये समस्याएं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसके कारण से आपको भयंकर समस्याएं हो सकती है, भयंकर समस्याएं देखने को मिल सकती है। चलिए, अगला है बेटा टिटेनस या टिटनस की समस्या। ठीक है, ये क्या है? तो ये टिटनस, चलिए बैटरी थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सेल खत्म हो गई, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई। चलिए, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है सबको आवाज? ठीक है, एक्चुअल में ये चार्जिंग खत्म हो गया था, है ना। एक्चुअल में क्या है, क्लास बहुत लंबी चल रही है। इसके पहले भी हमने सीडीपी पढ़ाया, उसके बाद साइंस की क्लास चल रही है, तो भाई उसका बैटरी चेंज करना पड़ा, सेल चेंज करना पड़ा। ठीक है, चलिए चेंज करें। बहुत बढ़िया, अभी आवाज आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, आ रही है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम टिटेनस के बारे में समझते हैं, टिटेनस के बारे में जानते हैं कि भाई टिटेनस क्या है। तो इसके लिए एक जीवाणु है, क्लोस्ट्रोडियम टेटोनी। ये टेटानी, ये याद रखना भाई, क्लोस्ट्रेडियम टेटानी। थोड़ा इसके पीछे कहानी को समझ लो, है ना, क्योंकि घर में अक्सर आपको चोट आ जाता है, आप लोहे से अगर लग जाते हो, साइकिल चलाते चलाते आपको चोट आ गई, कहीं घाव आ गया, तो घर में बोलते हैं, है ना, पापा मम्मी लोग, कि भाई जाइए टिटेनस का इंजेक्शन लगा के आइए, वैक्सीन लगा के आइए। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो इसके पीछे का क्या कारण है यार, है ना। तो एक्चुअली मिट्टी में और लोहों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रोडियम टेटानी। ये टेटानी जो बैक्टीरिया है, टेटानी जीवाणु है, ये लोहे और जंग रहित जगहों पे स्पेशल प्रकार के मिट्टियों में भी ये पाया जाता है। अब चूंकि ये मिट्टी में है और आपको चोट लग गई है, आपको घाव लग गई है, तो ये घाव के माध्यम से आपके शरीर में क्या कर लेता है? इंटर कर लेता है। और जब आपके घाव के माध्यम से ये शरीर में इंटर करता है, तो ये क्लोस्ट्रोडियम टेटानी आपके शरीर में प्रवेश करके टिटेनस की समस्या को जन्म देता है। किसकी समस्या को जन्म देता है? टिटेनस की समस्या से जन्म देता है। तो याद रखना ये कैसे होता है। तो ये होता है बेटा मिट्टी में रहने वाले जीवाणु से घावों के प्रदूषित होने के कारण, किसके कारण से? घावों के प्रदूषित होने के कारण से।
इसके कारण से आपको क्लोस्ट्रिडियम जो टेटानी नाम की जो जीवाणु है वो आपके बॉडी में, थैंक यू, बॉडी में क्या कर देता है, प्रवेश कर लेता है। ठीक है, तो ये क्लोस्ट्रिडियम टेटानी है जिसके कारण से बॉडी में क्या करता है, प्रवेश कर लेता है। ठीक है, चलिए, दैट्स क्लियर। नए बच्चों के लिए बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये आपको प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक भर्ती, सीजीटेट, विभिन्न परीक्षाएं, चाहे वीडियो हो, जितने भी व्यापमं और पीएससी के पेपर है उन सबकी तैयारी हम साथ पीएससी एकेडमी तो करा ही रही है। साथ ही साथ ये जो स्पेशल कोर्स है फिलहाल एडीओ और प्रयोगशाला परिचारक, इसके लिए वीडियो बनाई जा रही है शिक्षक भर्ती के लिए। तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये टिटेनस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है जो कि मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं से या प्रदूषित होने के कारण से होता है। ठीक है, तो समझ आ गया कि घर में जब हमको चोट लगता था तो घर वाले हमको क्यों बोलते थे कि टिटेनस का इंजेक्शन लगाओ। इसके पीछे कारण ये है, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी नाम की जो जीवाणु थी, बैक्टीरिया थी, वो हमारे प्रवेश न कर ले शरीर में। इसके कारण से घर में बोलते थे जा बेटा कि क्या करके आ जा, इंजेक्शन लगा के आ जा। ठीक है, चलिए, अगला जो है जीवाणु जनित रोग, वो कौन सा बेटा, वो है लेप्रोसी। इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग भी, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, कैसा रोग है भाई, जीवाणु जनित रोग है। और ये जीवाणु जनित रोग है मतलब ये भी कहीं न किसी किसी जीव के कारण से होता ही होगा। सर इसको दो पार्ट में करा दीजिए। ठीक है, करा देंगे। ठीक है, करा देंगे भैया, करा देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, आप लोग की जैसी इच्छा है ना, क्योंकि क्लासेस फिर लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग में क्या होता है, हाथ में, पैर में, है ना, दाग धब्बे बन जाते हैं, साइज बदल जाता है। तो याद रखना इसमें क्या होता है, ये भी एक समग्र रोग है जो त्वचा, नसों और श्वसन तंत्र, किसको भाई, श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र क्या करता है, प्रभावित करता है। ये लो भैया, श्वसन तंत्र क्या करता है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, सर बता दीजिए कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम क्या है। तो भाई बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है भाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसके कारण से लेप्रोसिस की समस्या देखने को मिलती है और ये आपको विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए कार्य करती है। ठीक है, ये सभी के सभी, है ना, संक्रामक रोग भी हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। तो हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं वहां पे हम कुष्ठ रोग को भी देख पा रहे हैं। चलिए, आपको हम लोग वापस लाते हैं कि आज की क्लास में जो हमने समझा कि भाई कारण के आधार पे जीवाणु भी हैं, कुछ जीवाणु हमने देखा भी, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी के कारण है, माइकोबैक्टीरियम, है ना, हमने देखा भी फिलहाल लेप्री, जिसके कारण से आपको कुष्ठ रोग होते हैं। तो ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग थे, जो कि जीवाणु के कारण से ये बीमारियां देखने को मिली। अब जब जीवाणु के कारण ये बीमारी हो रही है, तो कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण से होगी, कुछ ऐसी बीमारी जो कवक के कारण से होगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक देता हूँ। कल की क्लास में हम लोग आने वाले जितने भी हैं, साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और ट्रिक बताने के साथ साथ आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इन चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल पे, और बता देना कि भाई साइंस के लिए स्पेशल मैराथन सेशन चल रही है जहां पे आप जुड़ के साइंस की क्लास अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को जो अब तक अपना कीमती समय 1.30 टाइम दिए। ठीक है, चलिए।